बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई में बिलूम और ख़ास तौर पर दुबई में इन दिनों एक्सपर्ट्स और उनमें ख़ास तौर पर पाकिस्तानी बड़ी तादाद में जॉबलेस हो रहे हैं। ना सिर्फ जॉबलेस हो रहे हैं बल्कि वहाँ से पाकिस्तान मुंतकिल होने पर मजबूर हैं। अब यहाँ पर मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि जब ये मैं जॉबलेसनेस की बात करता हूँ या बेरोज़गारी की बात करता हूँ तो वो मैं लेबर क्लास के लिए नहीं करता, बल्कि ये जो वहाँ पे छांटी की जा रही है, ले ऑफ किया जा रहा है, जो भी आप उसको नाम दे दें, वो मिड लेवल और सीनियर लेवल के जो लोग हैं और ख़ास तौर पर फाइनेंशियल सेक्टर जिसे हम बैंकिंग सेक्टर भी कहते हैं, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है जैसे होटल इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो मिड लेवल के जो लोग थे या जनरल मैनेजर्स थे होटल में, या होटल्स की जो ओनर कंपनियां हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, उनमें एग्जेक्टिव लेवल के जो लोग थे, उनको बड़ी तादाद में जॉबलेसनेस या बेरोज़गारी का सामना है। उनको ले ऑफ किया जा रहा है और मैं ज़ाती तौर पर ये जानता हूँ कि गुज़श्ता तकरीबन जब से इस साल का आगाज़ हुआ है, बावजूद इसके कि दुबई इकानमी जो वहाँ का एक डिपार्टमेंट है, इसके अलावा दुबई के जो रूलर हैं, जो यूएई के वज़ीर आज़म भी हैं और नायब सदर भी हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इस तरह दुबई के जो वली अहद हैं शेख हमदान, वो ये कहते हैं कि जनाब इस वक्त दुबई की इकानमी एक मरतबा फिर ऊपर जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्सपो 2020 ने दुबई की इकानमी में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। एमिरेट्स एयरलाइन दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो चुकी है, बावजूद इसके कि तकरीबन $3.5 अरब की रकम उसको दी गई कोविड के दौरान। ये हुकूमत दुबई की जानब से दी गई और जाहिर है ये दुबई के हुक्मरानों की अपनी एयरलाइन है, जिसे दुबई की एयरलाइन कहा जाता है। बुनियादी तौर पर ये दुबई के हुक्मरानों की एयरलाइन है। ना सिर्फ ये एयरलाइन दुबई के हुक्मरानों की है, बल्कि जो दुबई में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो भी तमाम के तमाम दुबई के हुक्मरानों की ज़ाती मलकियत है या उनकी कंपनी की मलकियत, आप समझ लें। अब सूरत हाल ये है कि वो लोग जो बैंकिंग सेक्टर में हायर पोजीशंस पर थे, एग्जेक्टिव पोजीशन पर थे, या मिड लेवल जो मैनेजर लेवल के जो लोग थे, उनको बड़ी तादाद में ले ऑफ किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जिन लोगों को ले ऑफ किया जाता है, आमतौर पर उन्हें 6 महीने की सैलरी दे दी जाती है। उनको ये कहा जाता है कि 1 साल तक हम आपका जो रेजिडेंस वीज़ा है वो उसको रिवोक नहीं करेंगे, 6 महीने तक या 1 साल तक हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे। वो इसलिए ये सहूलियात देते हैं कि वो लोग जो अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ वहाँ पे शिफ्ट होते हैं, उनके बच्चे दुबई में स्कूल या कॉलेजेस या तालीमी अदारों में ज़ेर तालीम होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि जनाब ये लोग फौरी तौर पर इनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो डिसलोकेशन की वजह से। डिसलोकेट से मुराद ये कि वो दुबई से किसी और मुल्क को मुंतकिल होने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इन बिटवीन यानी अगर 1 साल तक उनका वीज़ा रिवोक नहीं किया जाता, उसको कैंसिल नहीं किया जाता, 6 महीने तक 6 महीने की तनख्वाह उन्हें लंप सम दे दी जाती है। उसके बाद ये भी कह दिया जाता है बज़ औक़ात कि जी 6 महीने तक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस रहेगी, 6 महीने तक या 1 साल तक हेल्थ इंश्योरेंस रहेगी, ये डिपेंड करता है, या उनके बच्चों की स्कूल की फीसें हम अदा करेंगे। इस दौरान आप अपने लिए कोई नई जॉब तलाश कर लें। अब एक नेचुरल सी फितरी सी बात है, एक शख्स, मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने ये बात पेश कर रहा हूँ और यकीनन वो लोग जो मेरी वीडियो देखेंगे जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं वो इसकी तायीद करेंगे कि एक शख्स जो दुबई में गुज़श्ता 20 साल से मुकीम है, 10 साल से मुकीम है, वहाँ पर वो सैलरी ले रहा है 20,000 दिरहम महाना। ये मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 20,000 रुपये महाना, 20,000 दिरहम महाना वो सैलरी ले रहा है। उसके अलावा उसको हाउस रेंट मिल रहा है
अब हाउस रेंट जो होता है वो अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि वो मॉर्गेज करवा के अपने लिए घर या अपार्टमेंट खरीद लेते हैं, उसकी पेमेंट करते रहते हैं साथ साथ 2-4 हज़ार दरम पर मंथ जो भी है। गाड़ी का अलाउंस मिलता है, बच्चों की तालीम दी जाती है, उसके लिए अखराजात दिए जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जिस तरह मैंने बताया। अब उस शख्स को नौकरी से निकाल दिया जाए 6 महीने की तनख्वाह देकर और बाकी जिस तरह मैंने मामलात आपके सामने बयान किए वो सारी सहूलियात देकर या मराहत देकर, और उसके बाद उसे कहा जाए कि वो नई नौकरी तलाश करे। अब वो जब मार्केट में जाता है तो अब उसकी एक्सपेक्टेशंस वही होती हैं, तवक्कुआत वही होती हैं कि उसको अब 20,000 अगर नहीं तो कम से कम 18,000 की नौकरी मिले, या अगर 20 नहीं तो 25 की मिले। ये एक इंसानी फितरत है, क्योंकि अब पूरी दुनिया की तरह यूएई में भी महंगाई में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है, और वहाँ पे भी, हालांकि यूएई तेल पैदा करने वाला मुल्क है, वहाँ पर भी पेट्रोल की प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। यानी आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 1 जुलाई को, तो एक मरतबा फिर वहाँ पर पेट्रोलियम की प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन वहाँ पे भी पेट्रोल उतने का ही है जितना इस वक्त पाकिस्तान में है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं वो जस्टिफाइड हैं, वो या वो जायज़ हैं, ये अलग बहस है। अब जाहिर है पाकिस्तान तो पेट्रोल पैदा नहीं करता। अब वहाँ पे सूरत हाल ये है कि वो लोग, अब उनको आगे अगर कोई उनके एक्सपीरियंस या उसके मुताबिक, क्वालिफिकेशन के मुताबिक जो जॉब ऑफर होती है, वो उन्हें कहते हैं कि आप 8,000 रुपये पे, 10,000 रुपये पे कर लें, हमारे साथ मुआहिदा कर लें, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। अब वो शख्स जिसका लिविंग स्टैंडर्ड इधर है, उसको ये कहा जाए कि आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इधर ले आएं, 60% आपकी तनख्वाह में कमी हो जाएगी, आपके घर का किराया पूरा नहीं होगा, आपके बच्चों की स्कूलिंग के जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं होंगे, दीगर जो आपके जो अखराजात आप अपने घर वालों को, अहल खाना को, जो भी आपके मामलात हैं, वो जब आप समझते हैं कि ये अब इसमें पूरे होने वाले नहीं, तो बिलाखिर वो लोग बअम्र मजबूरी अपने वो घर बेचकर, गाड़ियाँ बेचकर, सामान औने पौने दामों बेचकर अब वो पाकिस्तान मुंतकिल हो रहे हैं। और पाकिस्तान में जो जॉब मार्केट में जो जॉब्स की सिचुएशन है वो आप सबके सामने है। जो लोग पहले ही प्राइवेट कॉरपोरेशंस में नौकरियां कर रहे थे, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनियां हो, कॉरपोरेशंस हो, पहले ही उनकी जॉब पे वो 30% कोविड की वजह से कट लग गया था। अब कुछ कंपनियों ने वो जो कट लगा था 30% उसको बढ़ा दिया है। लेकिन पाकिस्तान में इन्फ्लेशन, डॉलर रुपी पैरिटी को अगर आप देखें तो अगर एक शख्स 1 लाख रुपया 3 साल पहले तनख्वाह ले रहा था और आज भी उसकी तनख्वाह 1 लाख है, या 1,10,000 हो गई होगी, लेकिन उसके जो अखराजात हैं वो पहले की निस्बत कम से कम 50 गुना ज़्यादा हो चुके हैं। 50% गुना नहीं, 50% वो ज़्यादा हो चुके हैं। सैलरी उसकी वही है, और उस वक्त अगर डॉलर 125 रुपये का था, आज डॉलर 205 रुपये का है। उस वक्त उसकी बिजली का बिल अगर 5,000 रुपये आता था, आज उसकी बिजली का बिल 10,000 रुपये आता है। उस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस अगर 150 रुपये थी, तो आज पेट्रोल की प्राइसेस आपके इल्म में है कि 250 के करीब है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के, तो वो जो एक्सपर्ट्स जो वहाँ से बड़ी मिकदार में, तादाद में, आप जो भी कह लें, तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाते थे। और आपके इल्म में है कि यूएई दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र आती हैं, आफ्टर सऊदी अरेबिया एंड अमेरिका। अब ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि इससे इनडायरेक्टली पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है। एक नुकसान तो ये कि वहाँ से जो रेमिटेंसेस आती थी उनमें खुदा न खास्ता कमी वाक़ हो सकती है। दूसरी बात यह है कि वो लोग जो पाकिस्तान में आएंगे तो वो पाकिस्तान की इकॉनमी पर इस तरह से बोझ होंगे। इकॉनमी पर तो बोझ नहीं होंगे, ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ कमा कर लाएंगे, यहाँ पर कारोबार करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में वो भी बेरोज़गारी का सबब, बेरोज़गारी में इजाफे का सबब बनेंगे। अगर 10,000 लोग बाहर से बेरोज़गार होकर पाकिस्तान आएगा, यहाँ पर जॉब्स के लिए अप्लाई करेगा, तो उसको नहीं मिलेगी, या उसको मिलेगी तो वो बंदा जो पाकिस्तान में ऑलरेडी जॉब के लिए उम्मीद लगा कर बैठा है उसको नहीं मिलेगी। तो ये एक ऐसा इफेक्ट है जो बहरहाल
पाकिस्तान की इकानमी पर हो रहा है। और लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप यकीन कीजिए कि दुबई में जो भी एग्जीक्यूटिव लेवल के जो लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात और परेशानियों का सामना है। अल्लाह करे उनकी ये मुश्किलात और परेशानियां दूर हों, लेकिन बावजूद पाकिस्तानियों को वहां से एग्जीक्यूटिव पोजीशन से फारिग किया जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।